हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार की CAPF में कितनी फोर्स एजेंसियां शामिल होती हैं। तो CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तहत दोस्तों भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है 7 फोर्सेस शामिल होती हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो दी है, आप लोग देख सकते हैं। अगला, भारत में MSME दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 27 जून को। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब आज के दिन का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी। तो अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस बार डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं जारी की जाएगी। क्यों? इसका कहना यह है कि देशों के व्यापार और निवेश की जो वार्षिक ये रैंकिंग जारी करता है वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। कैसे? वर्ल्ड बैंक ने बताया है दोस्तों कि 2017 और 2019 इसका डाटा कुछ अलग था। 2018 और 2020 के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का डाटा कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम पिछले 5 वर्षों का डाटा फिर से एनालाइज करेंगे, जो भी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं उनको चेक करेंगे, उसके बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करेंगे। तो फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। इतना क्लियर है। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग लास्ट रिपोर्ट की बात करें, लास्ट बार जो जारी हुई थी अक्टूबर 2019 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान था दोस्तों 63वां। भारत 63वें स्थान पर था, फर्स्ट पर था न्यूजीलैंड। क्लियर है? ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब वर्ल्ड बैंक आया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपासी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया। तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान ने दिया है भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ के लगभग में ODA ऋण। ODA का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी आधिकारिक विकास सहायता। तो ये आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है जापान ने भारत को। ठीक है, ये लगभग में 3500 करोड़ है। जापान ने इसे दिया है अपनी मुद्रा में, यानी कि 50 बिलियन येन में। कितने में? 50 बिलियन येन में। येन वहाँ की मुद्रा है, आप सभी को पता है। तो 50 बिलियन येन में दिया है, जो कि होता है भारत की करेंसी में लगभग 3500 करोड़ रुपए। तो इस मनी का यूज़ भारत तो अभी ये करेगा ही कोविड-19 से निपटने के लिए, साथ ही साथ फ्यूचर में भी आने वाली जो भी महामारियां हो सकती हैं, पैंडेमिक हो सकती हैं, उसके लिए भी भारत खुद को प्रिपेयर रखने के लिए इसका यूज़ करेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही में जापान ने 1 बिलियन येन और दिया है। 1 बिलियन येन और दिया है, यानी कि लगभग होता है जो 70 करोड़ रुपए। क्यों उसको दिया है? कि भारत में वर्तमान में हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। क्लियर? जापान आया है। जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जापान देख लीजिए मैप में, ये रहा जापान। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। यहीं पर होना है दोस्तों ओलंपिक खेल। 2020 में होना था, लेकिन वो कोविड-19 के कारण 2021 में शिफ्ट हो गया, तो अब अगले साल होगा। ठीक है, मुद्रा यहाँ की येन है। संसद का नाम है डायट। विशेषता है उगते सूर्य का देश। इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री के पद से। तो हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री के पद पे ये काबिज हैं। कब तक रहेंगे? जब तक कोई नई नियुक्ति नहीं हो जाती है। लेकिन इन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने एक और रेस जीत ली है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। इस सीज़न में अभी तक 7 रेसेज हुई हैं, 7 में से 5 ये ही जीते हुए हैं। ठीक है, 7 रेस में से 5 रेस जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, 2 रेस ऐसी हैं जो 2 अदर खिलाड़ी ने जीते हैं। वाल्टेरी बोटास ने जो इस सीज़न का पहला रेस था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता। कौन सी?
ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स उसको जीता वाल्टेरी बोटास ने, ये भी मर्सिडीज के हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने, इन्होंने 17th एनिवर्सरी रेस जीती थी। कौन सी? 17th एनिवर्सरी रेस जीती थी मैक्स वर्स्टैपेन ने, ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ओके, अच्छा, अब लुइस हैमिल्टन ने जो इस सीज़न की 5 रेसेस जीती हुई हैं, इस पर मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है। ट्रिक बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। ट्रिक क्या है? आपको देखिए एक स्टोरी ध्यान में रखना है कि एक ब्रिटिश लड़का है लुइस, ठीक है, आपको मानकर चलना है, सपोज करके चलना है कि लुइस एक ब्रिटिश लड़का है। उसके पास दोस्तों एक कार है, मर्सिडीज कार है, ठीक है। अब उस मर्सिडीज कार को वो स्पेन में चलाता है, ठीक है, और स्पेन में क्योंकि अब इसके पास केवल यही एक कार है, यही रोजी रोटी का जरिया है, तो ये अपने स्टीयरिंग के बल पर ही अपनी भूख मिटाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, ठीक है। अब ट्रिक आपके माइंड में बस गई है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक ब्रिटिश लड़का है लुइस, उसके पास मर्सिडीज कार है, स्पेन में वो उसे चलाता है और अपने स्टीयरिंग के बल पर ही अपनी भूख मिटाता है, अपनी हंगर को मिटाता है, ठीक है। हंगरी ये है, भूखा है, तो अपनी भूख मिटाता है अपने स्टीयरिंग के बल पर। अब देखिए एक एक पॉइंट जोड़ते जाइए। ब्रिटिश लड़का है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता लुइस हैमिल्टन ने। लुइस है, उसके पास मर्सिडीज कार है, ठीक है, मर्सिडीज कार है, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। स्पेन में वो चलाते हैं तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। स्टीयरिंग के बल पर चलाते हैं तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। बल पर यानी बेल्जियम, हम आप लोग लगा सकते हैं बल को थोड़ा सा अगर आप लोग रिदम मिलाएंगे तो बेल्जियम आ रहा है, तो बेल्जियम में जीता है। अपनी भूख मिटाता है हंगरी, भूख का मतलब होता है हंगरी, ठीक है, हंगरी था वो, तो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इस प्रकार से 5 रेसेस आपको बिल्कुल याद हो गई हैं, साथ ही साथ आपको किस कंपनी के ड्राइवर हैं ये भी याद हो गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस पर आपको छोटी सी वीडियो भी मैं दे दूंगा ट्रिक की, ठीक है, आप लोग सेपरेट वीडियो से भी तैयार कर पाओगे। अगला, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? तो अभी हाल ही में CSIR ने और CMERI ने, इन दोनों ने मिल करके दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये है सोलर ट्री। इसमें एक ही ट्री में लगभग 35 PV पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, PV सोलर पैनल लगाए गए हैं लगभग 35 के आसपास एक सिंगल सोलर ट्री में। तो इस प्रकार से बना है ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसे स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय जो कॉलोनी है वहीं पर इसे स्थापित किया गया है। थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी क्षमता टोटल जो है अभी 11.5 किलोवाट पीक है। कितना? 11.5 किलोवाट पीक। इसमें जो एक पैनल लगा है उसकी क्षमता है 330 वाट पीक, ठीक है, तो टोटल हो जाता है 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 11.5 किलोवाट यानी 11,500 वाट पीक। ओके, इस सोलर ट्री के थ्रू दोस्तों 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट तक की ग्रीन एनर्जी जनरेट कर पाएगी हर साल, यानी इसकी कैपेसिटी 12,000 से 14,000 ग्रीन एनर्जी जनरेट करने की है पर ईयर। ओके, चलिए CSIR के बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके करंट टाइम पर हेड हैं शेखर C. मंडे जी। CMRI की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है और वहीं पर ये सोलर ट्री लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने रूस में होने वाले किस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों रसिया में होने वाला है काउकाज 2020 नाम का एक युद्ध अभ्यास। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसके बारे में मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, बताया हूँ आपको। इसमें भारत हिस्सा लेने वाला था। मल्टीनेशनल है यानी कि कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल हो रहा था। भारत को स्पेशल तरीके से इन्वाइट किया गया था, लेकिन अभी भारत ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, ठीक है। भारत का कहना ये है कि अभी हमारे यहाँ कोविड-19 का बहुत ही बुरी स्थिति है, चल रही है, और इंडिया फ़िलहाल अभी इस साल इसी से निपटेगा, ठीक है। तो इस साल कोविड-19 को देखते हुए इंडिया ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो इस बार हिस्सा नहीं होगा काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भारत। चलिए, अब ये रसिया में हो रहा है और कब से कब तक होगा? ये दोस्तों शुरू होने वाला है 15 सितंबर से और चलेगा 26 सितंबर तक रसिया में, ठीक है। तो रसिया के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले दिनों में। चलिए, अभी फाइड का हुआ था एक फाइड इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हुआ था।
इसमें भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, अभी जल्दी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके साथ ही रसिया ने तुर्की से दोस्तों अपनी S-400 मिसाइल की सेकेंड डील कन्फर्म की है। ठीक है, इसके साथ ही S-400 से ही एक क्वेश्चन है कि S-400 जो मिसाइल है रूस की, उसने चाइना को सेकेंड शिफ्ट की डिलीवरी करने से मना कर दिया है, उसकी डील कैंसिल कर दी है। और वहीं भारत के साथ डील की है कि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी करेगा। ठीक है, दुनिया की पहली वैक्सीन रसिया ने ही बनाई है। इसके साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम अभी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मॉस्को में, रूस में। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों अभी हाल ही में मेडबॉट नाम का एक रोबोट डिजाइन किया है, एक रोबोट डेवलप किया है। एक प्रकार का ये रोबोटिक मेडिकल ट्रॉली है दोस्तों, मेडबॉट नाम का। ये रिमोटली कंट्रोल होगा और कोविड-19 रोगी जो होंगे उनको उन तक दवा पहुंचाने, उन तक खाना पहुंचाने या फिर अन्य ज़रूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, मेडबॉट नाम का एक जो मेडिकल ट्रॉली होगा, रोबोटिक मेडिकल ट्रॉली, रिमोट कंट्रोल्ड है ये। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इंडियन रेलवे ने इसे डेवलप किया है, इसे भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब इंडियन रेलवे के बारे में आपको जो पता हो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। बहुत बार आपको बताया गया है, आप लोग कमेंट करके भारतीय रेलवे से जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उनको कमेंट करके बता दो जल्दी से। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पोषण माह मनाने की घोषणा की है सितंबर महीने को। सितंबर 2020 के पूरे महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ ही साथ इसे प्रमोट करने की भी घोषणा की है। ठीक है, इसमें दोस्तों बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी बात की गई है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड भी शुरू करने की घोषणा की गई है। अच्छा, मन की बात कार्यक्रम से याद आया, कल आप लोगों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। केवल 2 घंटों में ही पूरे भारत को पता लग गया कि क्या होती है स्टूडेंट पावर। ऐसे ही स्टूडेंट पावर बना करके रखनी है हम लोग को। ठीक है, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग दोस्तों कल ट्विटर भी चलाना सीख लिए। ऐसे ही हम सबको यूनिटी बना करके रखनी है, हम सबको अपनी आवाज़ हर लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, इन मीडिया पर और बाकी लोगों पर भरोसा नहीं करना है, उनका इंतज़ार नहीं करना, उनका वेट नहीं करना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो कल की तरह हम सबको एकजुट हो जाना है और एक कैंपेन खड़ा करना है, पूरे देश को संदेश आएगा। हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है कि कोई भी वैकेंसी आए तो उसका 1 वर्ष के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही अंदर उसकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। एटलीस्ट ज्वाइनिंग ना कराई जाए तो कम से कम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो पूरे शिफ्ट में, जैसे कि टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, ये सब एग्ज़ाम्स तो हो जाएं और 1.5 सालों तक, मैक्सिमम 1.5 साल तक उसका रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। बच्चा जब भी कोई प्री निकलता है या मेंस निकलता है या फिर मेडिकल ही आ जाता है तो अपने घर पर अपने परिवार वालों को सबको मिठाइयाँ वगैरह बांटना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है? 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक इंतज़ार करता रहता है कि भैया ज्वाइनिंग कब होगी। अब लोको पायलट को ही आप लोग देख लो, अभी भी पूरे कंप्लीट लोको पायलट को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। ऐसे ही हर एक सेक्टर में है, किसी में एग्ज़ाम नहीं हुआ, किसी में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, किसी में रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा, एक मजबूत इकोसिस्टम जनरेट करना होगा, एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम जनरेट करना होगा जिससे सभी को स्टेटस पता लगता रहे कि कहाँ पर क्या प्रोसेस है और कब तक इसका हो जाएगा। यही हम सबकी मुहिम है। ठीक है, बाकी फालतू की कोई बात नहीं करनी है आप सबको। ठीक है, मर्यादा का पालन करना है। आप स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो और समझदार हो, आपको अपने शब्दों का चयन भी सोच समझ कर ही करना है। ठीक है, एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है। तो आपको फालतू में कहीं पर भी जाकर के कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये काम दूसरों का है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, एक वाजिब तरीके से प्रोटेस्ट करना है। और जैसे कल हम सब ने मिलकर के एक कैंपेन शुरू किया और आवाज़ पहुंची सब तक, ऐसे ही हम लोग को जब भी ज़रूरत पड़े तो करना है। ठीक है, फिलहाल इस कैंपेन को अभी रुकने नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी कौन बनी? तो पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है अमूल। राबो बैंक की वैश्विक सूची में, ग्लोबल लिस्ट में टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र और पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। ठीक है, इसके अनुसार अमूल जो कंपनी है, अमूल दूध, अमूल डेयरी, आप सबने सुना है, इसकी रैंक है दोस्तों इस लिस्ट में 16वीं। और इसके अनुसार बताया गया है कि इसकी टोटल एनुअल बिजनेस जो है, जो ग्रोथ है, वो है $5.5 बिलियन। कितना? $5.5 बिलियन का ये व्यापार करती है प्रत्येक वर्ष।
ठीक है। अमूल डेयरी ये भारत की है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों गुजरात में, ठीक। अमूल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में अमूल की। किसने की थी स्थापना? त्रिभुवन दास पटेल जी ने की थी, पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है गुजरात में और वर्तमान में एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रुपिंदर सिंह सोढ़ी जी। क्लियर बिल्कुल। तो टॉप 20 में ये जगह बना चुका है, 16 इसकी रैंक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो दोस्तों दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं मैकेंजी स्कॉट लोरियल। कौन? मैकेंजी स्कॉट लोरियल। ये दोस्तों जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। जेफ बेजोस जानते हैं आप लोग, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, उनकी ये एक्स वाइफ है, उनसे तलाक हो चुका है। दुनिया का सबसे महंगा तलाक भी इन दोनों का ही हुआ था। ओके, मैकेंजी स्कॉट लोरियल फिलहाल बन गई हैं, टॉप पर आ गई हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है? इन्होंने फ्रेंकोइस बेंटोकोट मेयर्स को पीछे किया है। किसे? फ्रेंकोइस बेंटोकोट मेयर्स को पीछे किया है। अच्छा, एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो एलन मस्क थर्ड पर आ गए हैं, ठीक है। तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ है 110 बिलियन डॉलर। कितना? 110 बिलियन डॉलर। और वहीं अब स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की नेटवर्थ हो गई है 115 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। ये आ गए हैं तीसरे पोजीशन पर। सेकंड और फर्स्ट तो वही हैं। सेकंड पर बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, और फर्स्ट पर हैं जेफ बेजोस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम लोग जानते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, इसने दोस्तों एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट का पुरस्कार जीत लिया है। अभी एक्चुअली में 6 अगस्त से 28 अगस्त तक एक आयोजन चल रहा था, एनर्जी इफिशिएंसी समिट आयोजित किया गया। तो उस आयोजन में दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट को यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कौन सा? 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में। क्लियर बिल्कुल। तो हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बाबतपुर बनारस यूपी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास इसे ईमानदारी से शेयर कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट डेली पाने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी बढ़ी है? तो कौन सा ऐसा देश है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये था कि आप लोग जीडीपी वगैरह क्या होती है और भी इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं उसको कवर अप कर पाओ। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे वीडियो के तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको लोगों की कमेंट पढ़कर। तो अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट्स को पढ़ा करो, लोगों के कमेंट्स को पढ़ा करो। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिटेल्स लिखे हुए हैं पिछले दिनों में। तो आप लोग सभी के कमेंट्स पढ़ा करो जो लोग नहीं कमेंट कर पाते हैं, और वैसे कोशिश किया करो आप सब भी कमेंट करने की। कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लिख पाओ। अगर आपको नहीं लिखना है, पूरा डिटेल नहीं पता है, तो आंसर ही आप लोग एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, ठीक है। अगला है आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी ईजी है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बस अब इसकी वीडियो की क्विज भी आपको मिल जाएगी। एमजीटी ऐप में जाइए, देखिए, वहाँ पर सॉल्व कर लीजिए क्विज भी। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम है दोस्तों रमजान खान, शांति प्रिया, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, रेखा बुनकर, मनु पांडे, रविशंकर, साबिर आलम, ब्रह्मा रावत, अमृत कुमार, साहिल चौधरी, संतोष कुमार, प्रियांशु सिंह, तुसीर और रौनक राज। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।